Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you for 11th class Unit 1st Physical World and Measurement और आपका जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड. सो आई होप यू आर फिट एंड फाइन. तो सॉरी, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड का. तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी फंडामेंटल फोर्सेस. तो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं ना आज, वो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस. तो आज हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सेशन जो है या ये लेक्चर जो है होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. तो आपका टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज. देखिए फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. देखिए इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे. इसका मतलब मीनिंग है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, यानी हमारे नेचर के पास कुछ फंडामेंटल फोर्सेज हैं. देखिए वैसे तो हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेज हैं, जैसे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है. ऐसे ही हम बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फोर्सेज हैं. लेकिन आपको बता दें हमारे नेचर में सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे यानी 4 ऐसे फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में, जिनके अंदर जितने भी अदर फोर्सेज के नाम हमने लिए वो सारे के सारे इन्हीं 4 फोर्सेज के अंदर इंक्लूड होंगे. तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर का मतलब है हमारे नेचर में जो मुख्य है, प्रमुख है, जो बेसिक है. तो बेसिकली या फंडामेंटली हमारे पास हमारे नेचर में 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं. बाकी जितने भी अदर फोर्सेज के बारे में आपने कभी सुना होगा तो वो सारे फोर्सेज हैं इन्हीं फोर्सेज में इंक्लूड होंगे. तो हमारे पास जनरली जो फोर्सेज होते हैं फंडामेंटल फोर्सेज वो क्या होते हैं, आपको एक बार इसके बारे में समझना होगा. तो देखिए द फोर्सेज आप कह सकते हैं, सिंपली आप लैंग्वेज में कह सकते हैं दी फोर्सेज आर एक्सर्टिंग इन नेचर. तो लिखा है द फोर्सेज आर एक्सर्टिंग इन नेचर ऑन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. अब आप इसको ध्यान से समझिए कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं नेचर के अंदर. हमारे प्रकृति के अंदर जो मुख्य फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए. द फोर्सेस आर एक्सर्टिंग इन नेचर ऑन द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. या स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का मतलब है कि बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर जो हमारे फोर्सेज हैं वही फंडामेंटल फोर्सेज कहलाते हैं. यानी हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे फोर्सेज जो है एक्सर्ट हो रहे हैं. द फोर्स आर एक्सर्टिंग या अप्लाइड, या अप्लाइंग भी कह सकते हो, एक्टिंग भी कह सकते हो. यानी हमारे नेचर में जो फोर्सेज लग रहे हैं किस पे, स्मॉल स्केल पर या लार्ज स्केल पे. स्मॉल स्केल का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच, यानी पार्टिकल्स के बीच, एटम एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्सेज लग रहे हैं उस बेस पे. या एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सन और अर्थ के बीच में भी फोर्स लग रहा है, प्लैनेट्स के बीच में भी फोर्स लग रहा है. ये एक बड़े लेवल पे फोर्स लग रहा है. तो नेचर में जो बड़े लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे और छोटे से छोटे लेवल पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक्टिंग हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, एक्चुअल में यही हमारे नेचर के फोर्स क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल फोर्स कहलाते हैं. याद रखना, फंडामेंटल फोर्सेज हमारे कहलाते हैं. अब हम बात करेंगे कि ये फंडामेंटल फोर्सेज जो नेचर में होते हैं, जो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर हमारे नेचर में लग रहे हैं, उनकी टाइप्स कितनी है. तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज. तो फंडामेंटल फोर्सेज की कितनी टाइप है, पहले तो हम बात ये कर लेते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज. तो मेरे बच्चों फंडामेंटल फोर्सेज के टाइप के बारे में हमें पता करना है. तो देखिए जनरली मैंने आपको बताया कि ये 4 टाइप्स के फोर्सेज होते हैं. ये हमारे नेचर में 4 फोर्सेज ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल कहलाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज कहलाते हैं. नंबर 1 हम बात करें तो फर्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. मेरे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक आपका. मेरे बच्चों दूसरा आपका हो गया, आपके पास अगर देखें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक हो गया मेरे बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स. और आपका तीसरे नंबर पे आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फिर बच्चों फोर्थ टाइप का जो फोर्स होता है आपका, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो इस तरह से आप देख पा रहे हो आपके पास टोटल जो है कितने टाइप के फोर्स हो गए, 4 टाइप्स के फोर्स हो गए. एक फोर्स आप देख पा रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फंडामेंटल फोर्स हो गया न्यूक्लियर फोर्स,
यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरे टाइप का फोर्स हो गया मेरे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ टाइप का जो फोर्स हो गया वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 टाइप के जो फोर्स है वो आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस कहलाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कहलाते हैं। ओके, अब हम इन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सभी फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आता है मेरे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए एक्चुअल में हमने ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसका 6 यूनिट में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी हमें फिलहाल थोड़े से एक बड़े लेवल पे समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डीपली ज़्यादा नहीं जाना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप सिंपली कह सकते हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, आप कह सकते हो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू bodies in the universe as known as gravitational force। इसे ही प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स एज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इस डेफिनेशन को आप अच्छे से क्लियर करोगे तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मून है, सन है, अर्थ है। और अगर हमने अर्थ की बात करें तो अर्थ पे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आपके रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। या सपोज कीजिए आपके पास एक मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ, हाथ से रिलीज करता हूँ, तो आपका मार्कर नीचे की तरफ मूव करता है। या कोई भी चीज़ आप ऊपर से छोड़ते हो तो सारी की सारी नीचे की तरफ मूव करती है। फिर बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थ जो है इन सारी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अर्थ ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। बच्चों यही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट यू हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे द ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड अर्थ। तो देखिए अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है प्यारे बच्चों, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और हम कह सकते हैं एनी बडी, या आप ये एग्जांपल सबसे अच्छा रहता है कि एक तो हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड अर्थ, या हम कह सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। यानी हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी, ये नहीं कि सन और अर्थ के बीच में ही लग रहा है, हमारे बीच और जो सामने दीवार है उनके बीच भी फोर्स लग रहा है, किसी चेयर के बीच और टेबल के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमारे और चेयर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स ही होते हैं। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें समझ में आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आइए हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की, आप देख पा रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है। सबसे पहले कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है। तो हम कह सकते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है। पहली बात तो ये हो गया, ये अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। अगर हम पूरा लिखें तो लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। फिर बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका सेंट्रल फोर्स है। इसको सेंट्रल फोर्स इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी ए है और हमारे पास एक बॉडी बी है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई, इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2। पहली बात तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने समझाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है।
दूसरा, इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब ये सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ से यहाँ लगा, नहीं, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर के बीच में लगता है, इसलिए इसको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स इन नेचर। ओके, क्योंकि सेंटर से सेंटर लगता है। तीसरी बात हम बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रोंगेस्ट, याद रखना, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारे नेचर का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सा है, वो अगर हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सॉरी ये नहीं होता है। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। प्यारे बच्चों, हमने गलती से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोल दिया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी दुनिया का सबसे, इस संसार का सबसे, इस प्रकृति में सबसे कमजोर बल जो है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और यही कारण है, किसी भी चीज़ को देखो, आप एक पेन है, पेन को अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्या आपने इसको रोक नहीं दिया? क्या अर्थ के पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ये इसको नीचे खींच ले और आपके हाथ को भी नीचे ले जाए? नहीं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस संसार का सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर माना जाता है। पर बच्चों, इन सभी को आप नोट करिए और इसी कम से कम 4 प्रॉपर्टी, हर, मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 प्रॉपर्टी, कम से कम 4 प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पे नोट करना है, कम से कम 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लेनी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend upon shape, size and intervening medium। फिर भी जो ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, साइज एंड इंटरवेनिंग मीडियम। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी शेप, साइज पे डिपेंड नहीं करती। एक बॉडी छोटी है, बड़ी है, एक बॉडी का साइज, मान लो साइज कुछ कम है, ज़्यादा है, या शेप की बात करें तो अगर वो रेक्टेंगल है या एक सर्कल है या एक सर्कुलर बॉडी है या एक स्फीयर है, सिलेंडर है, इरेगुलर बॉडी है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं होता। दूसरी बात, दो बॉडी के बीच में क्या है, अगर एक तीसरी बॉडी है या इसके बीच में कुछ भी रख दिया जाए तो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कहा इंटरवेनिंग मीडियम। यानी दो बॉडी के बीच में चाहे आप कुछ भी रख दीजिए, इन दो बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पर बच्चों, आई होप कि ये आपको आपके समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन कम से कम 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, और इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक होती है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब इन्फिनिटी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक ऑपरेट करता है। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्यारे बच्चों, वो इन्फिनिटी तक जो है ऑपरेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ में आई होगी, और ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कभी भी शेप, साइज पे डिपेंड नहीं करता। दो बॉडी के बीच में मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी इन्फिनिटी तक प्यारे बच्चों ये काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से इसको नोट करिएगा। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट जो फोर्स पढ़ेंगे वो है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड जो फोर्स आता है आपका प्यारे बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है आपका। अब हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका सेकंड जो है फंडामेंटल फोर्सेस में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो प्यारे बच्चों, क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच लगता है, एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री particles with short duration
ड्यूरेशन। ओके, तो ये कहलाता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर बच्चों एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, यानी कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें जो इंटरेक्शन होता है थोड़े से समय के लिए, एक्चुअल में उसे ही क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी हुई थी और कैसे पता चला था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच लगता है। एक्चुअली हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो डिस्कवरी है वो तब हुई थी जब बीटा पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी। आपको ध्यान रखना, जब बीटा पार्टिकल की डिस्कवरी। पहले बच्चों आपको एक मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपके पास मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कह सकते हैं आप। फिर बच्चों आप सभी को पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जिसमें से तीन तरह की रेडिएशंस निकलती है, पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन फिर बच्चों जब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात होती है तो कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब इसमें से बीटा पार्टिकल्स निकल रहे थे, इसे कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। भाई वैसे तो आपके पास अल्फा बीटा गामा भी निकल रहे थे, लेकिन जब बीटा पार्टिकल निकल रहे थे उस दौरान जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी हुई। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप इटसेल्फ क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती रहती है बिना कुछ किए, बिना किसी प्रेशर फोर्स के लगाए, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब जैसे ही इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से बीटा पार्टिकल्स निकल रहा था तो डिस्कवरी हुई थी वीक न्यूक्लियर फोर्स की। याद रहे वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी एक्चुअल में कैसे हुई थी, जब बीटा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकल रहे थे। आपको याद रखना है, तब आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कवरी हमने बताया। अब देखो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है रेडियो एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी जब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस हो रहा था, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस, आप प्रोसेस कह सकते हो इसको। देखो ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, देखो एक्चुअल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जो स्पेशल टाइप का एलिमेंट्स जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती है। और रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस उसे कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत, एक ऐसा फिनोमेना जिसके तहत जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट हो, निकले, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी। तो जब रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा था प्यारे बच्चों, तो उस दौरान कहा जाता है कि जब न्यूट्रॉन कैन चेंज, आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन कैन चेंज इटसेल्फ, न्यूट्रॉन कैन चेंज इटसेल्फ, यानी न्यूट्रॉन जो है अपने आप चेंज हुआ किसमें, इनटू इटसेल्फ, इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। फिर बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है वो आपको समझनी है कि जब रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रही थी, रेडियो एक्टिव प्रोसेस में मैंने बताया आपसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जब बीटा पार्टिकल निकल रहे थे तो उस दौरान न्यूट्रॉन जो है वो अपने आप जो है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। देखो इटसेल्फ का मतलब है अपने आप, यानी न्यूट्रॉन अपने आप किस में चेंज हो गया, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉनों में चेंज हो गया। फिर बच्चों एक प्रोसेस और हुआ जिसमें हम कह सकते हैं, इसका एक एग्जांपल हो गया ये प्रोसेस हुआ कि जो प्रोटॉन था आपका, ये प्रोटॉन कैन चेंज, यानी हमारा जो प्रोटॉन था प्यारे बच्चों वो भी चेंज हुआ इटसेल्फ। तो प्रोटॉन जब इटसेल्फ चेंज हुआ तो प्यारे बच्चों वो किस में चेंज हुआ, आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन कैन चेंज न्यूट्रॉन प्यारे बच्चों, पोजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स में ये कहाँ से चीज़ आ गई। फिर बच्चों हम बात कर रहे हैं कि फिर अब रिपीट करते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से जब बीटा पार्टिकल्स निकलता है, अल्फा निकलता है, गामा निकलता है, तो इसको रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से जब बीटा पार्टिकल निकल रहा था तो उस दौरान जो न्यूट्रॉन था वो अपने आप प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, यानी बदल गया। और जो प्रोटॉन था वो चेंज हो गया न्यूट्रॉन में, पोजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में चेंज हो गया। फिर बच्चों ध्यान रखना है, जो एक न्यूट्रॉन इन पार्टिकल्स में चेंज हो रहा है, जो प्रोटॉन इन पार्टिकल्स में जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंजमेंट है, ये एक्चुअल में जो चेंजमेंट है एक्चुअल में ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तब पता लगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम का कोई फंडामेंटल फोर्सेज भी इस नेचर में है। लेकिन जब
न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, एंटी न्यूट्रॉन में, और प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में, पोजिस्ट्रॉन में और न्यूट्रॉनों में चेंज हो रहा था, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है ये टाइम इतना शॉर्ट था, यानी वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर ये चेंजमेंट हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स विद शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा एक्चुअल में यही वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है प्यारे बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं दिस चेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन into other particles is called वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी जो ये पार्टिकल चेंज हो रहे हैं न्यूट्रॉन से, आपका बताया मैंने कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन में, और प्रोटॉन का हुआ न्यूट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों में चेंज हुआ। एक्चुअल में यही चेंजमेंट जो है, एक्चुअल में यही चेंजमेंट जो पार्टिकल का हो रहा है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाता है, और ये वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर एक्चुअल में ऐसा होता है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। तो फिर बच्चों इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो हमने शॉर्ट में लिखा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप ध्यान से देखिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अब आप देख रहे हो कि ये पार्टिकल्स के बीच लगता है प्यारे बच्चों, पार्टिकल्स के बीच, आपको ध्यान रखना है, ये पार्टिकल्स के बीच में लगता है, तो ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स हुआ प्यारे बच्चों। कैसा हुआ, वेरी शॉर्ट रेंज। तो हम इसको देखते हैं, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज, इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, आप इसको कह सकते हो ऐसे, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये वो शॉर्ट रेंज फोर्स कहलाता है क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता, और इसकी जो रेंज होती है, इसकी एक्चुअल में हम अगर बात करें रेंज की, तो प्यारे बच्चों इसकी रेंज कितनी होती है ये आप समझने की कोशिश करिए। सेकंड आता है आपकी प्रॉपर्टी, इट्स रेंज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों आप खुद देख सकते हैं, इसकी रेंज तो बहुत कम हो गई, यानी इसकी रेंज इतनी कम होती है, इट्स रेंज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की साइज है और न्यूट्रॉन की साइज है प्यारे बच्चों, उनसे भी कम इसकी रेंज होती है, यानी इनके साइज से कम साइज पर ये काम करता है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये वेरी शॉर्ट रेंज का फोर्स हुआ, वेरी शॉर्ट रेंज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं, हम तीसरा कहेंगे द वीक न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट इनसाइड द पार्टिकल्स। तो बच्चों ये याद रखना है आपको। इस वाले प्रॉपर्टी में कहता है वीक न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट इनसाइड द पार्टिकल। वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो इफेक्ट है वो पार्टिकल के इनसाइड लगता है, यानी पार्टिकल के अंदर लगता है, ध्यान रखना, बाहर नहीं लगता है। क्योंकि आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी में देख रहे हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज से भी कम, साइज से भी इसकी रेंज कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो इफेक्ट है इनसाइड द पार्टिकल्स काम करता है। फिर बच्चों इनसाइड द पार्टिकल काम करता है। फिर बच्चों दूसरा याद रखना है आपके पास, लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है आप कह सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रोंगर देन, या आप इसको ये भी कह सकते हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बच्चों इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 25 टाइम्स जो है स्ट्रोंगर होती है आपकी ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर समझने की कोशिश करिएगा कि जो प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब ज़्यादा ये कह सकते हैं ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे काम नहीं करता, वेरी शॉर्ट रेंज। और इसकी शॉर्ट रेंज देखिए, आपको देखिए प्रोटॉन का साइज देखिए आप, प्रोटॉन के साइज से भी कम और न्यूट्रॉन के साइज से भी कम पर ये काम करता है। और फिर बच्चों ये देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इफेक्ट इनसाइड द पार्टिकल, वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो इफेक्ट है वो पार्टिकल के अंदर लगता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स पर बच्चों देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी 10 की पावर 25 आप देख पा रहे हो, 10 की पावर 25 टाइम्स जो है
ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स नेचर इसलिए था, वो आप देख भी इसलिए भी था क्योंकि सबसे कमज़ोर बल ही वो है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसको फटाफट से नोट करिएगा। आगे हम तीसरे फोर्स पे चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टाइप का फोर्स जो है, इसके वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद जो आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेरे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, तो मेरे बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, समझिए पहले ध्यान से। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है या रेस्ट में होता है। तो जनरली आपने देखा होगा जब हम किसी ड्राई हेयर को, या आप ये कह सकते हो हाँ ड्राई हेयर या स्केल होता है ना, आप उसको ड्राई हेयर में ऐसे रगड़ोगे और बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब उसको ले जाओगे तो वो जो स्केल है आपका उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है प्यारे बच्चों। जब दो मैग्नेट को पास में लाते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम करता है प्यारे बच्चों। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ एक्चुअल में, अगर हम देखें तो द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, आप कह सकते हो द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, प्यारे बच्चों चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, प्यारे बच्चों रेस्ट भी कह सकते हो, और इन मोशन। अब इसे ही एक्चुअल में जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। तो क्या हुई डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट और इन मोशन। यानी ये कह सकते हैं आपका मान लो कोई चार्ज है, Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, मान लीजिए Q1 है और यहाँ पे प्यारे बच्चों Q2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। अब ये दोनों चार्ज जो है एट रेस्ट है प्यारे बच्चों, जब रेस्ट में है तब भी, अब मान लीजिए Q1 चार्ज ऐसे रेस्ट में है और ये मान लीजिए चार्ज है आपका, ये मोशन कर रहा है आपके पास, जो Q2 चार्ज है वो इन मोशन है, तो प्यारे बच्चों तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच काम करेगा। यही तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो एक अच्छा इनिशिएट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है मोशन और रेस्ट दोनों में ही काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, तो देखिए अब आप देखते हो जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में और इसके चारों तरफ क्या होती है आपके पास एटम के अंदर, हम एटम की बात कर रहे हैं। एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी जो ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। देखिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे हो गया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये भी एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही कहलाता है प्यारे बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर जो बाउंड है ना, जो स्टेबल है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी पॉसिबल है, आप ये कह सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की मेरे बच्चों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मेरे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए, या मे बी, आप मे बी कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मे बी एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। मेरे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकता है और रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक प्लस क्यू चार्ज आपने लिया, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। अगर मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज Q1 यहाँ लिया और एक माइनस क्यू चार्ज लिया, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर भी और रिपल्सिव इन नेचर भी। जैसे दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल पास में लाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा, और जब नॉर्थ और साउथ को पास में लाएंगे तो प्यारे बच्चों अट्रैक्शन होगा, ये आपको पता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अगर हम बात करें, सेकेंडली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं इट्स रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट्स नॉट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। फिर बच्चों ये लाइन समझना है, तो फाइनाइट डिस्टेंस पे ये काम करता है, इनफाइनाइट पे नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट नॉट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। अब ये नहीं है कोई एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज 1 किलोमीटर बाद है और उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है, नॉट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर ये काम नहीं करता है। फिर बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है। तो इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो चार्ज पार्टिकल के बीच भी लगता है और मैग्नेट के बीच भी लगता है। फिर बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो इसके बाद आता है कि ये भी सेंट्रल फोर्स कहलाता है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स इन नेचर। मेरे बच्चों ये भी ध्यान रखना है, नेचर में सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि एक बॉडी के सेंटर से, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर के बीच में काम करता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। सिंपल सेंट्रल फोर्स भी इसे कहा जाता है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चों, फोर्थ वाला हमारा ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप समझिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻36 टाइम जो है स्ट्रोंगर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी आप ये भी ले सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। आप इसको वैसे ओरली याद रख सकते हो, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव इन नेचर है। देखो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर आप बात करें कंजर्वेटिव का, कि अगर क्लोज लूप में टोटल वर्क डन निकाला जाए तो वो जीरो आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क डन निकाला जाता है किसी क्लोज लूप में वो जीरो होता है। ये चीज़ आप कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये हम आगे जैसे बढ़ेंगे लेक्चर्स में, नेक्स्ट यूनिट ऐसे ही बहुत सारी यूनिट्स आएंगी, उन सभी में क्लियर होता जाएगा। अभी आप ज़्यादा इस पर फोकस मत करिए, अभी आपको समझना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव इन नेचर, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट नॉट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, फाइनाइट साइज का पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स इन नेचर, एक चार्ज के सेंटर से या एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर के बीच काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे बच्चों ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। अब मेरे बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आपके पास फोर्थ टाइप का जो फोर्स आता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो मेरे बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाइंड्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आप कह सकते हैं द बाइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर टू न्यूक्लियस। फिर बच्चों बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द बाइंड्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर टू न्यूक्लियस। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक साथ जो है, इकट्ठे जो है न्यूक्लियस के साथ जो है बाइंड है, न्यूक्लियस के अंदर है। एक्चुअल में ये न्यूक्लियस के साथ जो बाइंड है, जिस फोर्स के साथ बाइंड है, एक्चुअल में यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहता है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, सभी को पता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो ये बाइंड है, मतलब बंधे हुए हैं, एक तरह से एक जगह पे बंधे हुए हैं, मतलब इससे बाहर नहीं निकल सकते, जकड़े हुए हैं। एक्चुअल में ये जो है, ये फोर्स जो है किस फोर्स की वजह से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस के अंदर बाइंड्स है ना। ऐसे हमने देखा भी होगा कि एटम है और एटम की यहाँ पे न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बाइंड है। फिर बच्चों ये जो बाइंड है ये किसकी वजह से इसके अंदर बाइंड, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंड है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, वी कैन से दैट the strong nuclear force is acting between the proton and neutron inside the nucleus। हम ये कह सकते हैं ये है आपका strong nuclear एक्चुअल में फोर्स। फिर बच्चों अब इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी पे ध्यान दोगे तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो फिर बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी हमने बताया, the strong nuclear force is a short range force। ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट रेंज फोर्स में आता है, ये भी शॉर्ट रेंज में फोर्स में आता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन charges of a particle, charges of proton and neutron, protons and neutrons। आप ये कह सकते हैं कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता चार्जेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। ये नहीं डिपेंड करता कि अब न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पर डिपेंड नहीं करता। इसको
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगना है तो इसका मतलब लगना है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि इस पर कैसा चार्ज है और इस पर कैसा चार्ज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है चार्जेस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें चार्जेस के बीच फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन स्पेशली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आपको ध्यान रखना है। ओके प्यारे बच्चों, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 0.5 फर्मी। अब याद रखना है आपको कि 1 फर्मी के अंदर 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना है थोड़ा, मैंने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर है, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारे नेचर में अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव होता है जब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए 0.5 फर्मी। एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है, ध्यान रखना, एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो अगर 0.5 फर्मी मीटर अगर मान लो डिस्टेंस हो जाए दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 0.5 फर्मी मीटर हो जाए, तो ये जो फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव इन नेचर। याद रखना है, रिपल्सिव इन नेचर हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, रिपल्सिव इन नेचर हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लो ये डिस्टेंस डिस्टेंस लेस देन 0.5 फर्मी मीटर हो जाए तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर डिस्टेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर ग्रेटर देन 0.5 फर्मी मीटर हो जाए तो रिपल्सिव इन नेचर हो जाएगा। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर भी है और रिपल्सिव इन नेचर भी है। लेकिन बेसिकली हम अगर एक वर्ड्स में इसको खत्म करें, एक सेंटेंस में इसको खत्म करें, तो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर ही होता है। लेकिन फिर भी एक स्पेशली डिस्टेंस के बारे में बात करके इसको हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बताने की कोशिश हमने यहाँ इस प्रॉपर्टी में कर दी। अब प्यारे बच्चों, इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी, देखिए प्यारे बच्चों, फोर्थ क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी दुनिया का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे मजबूत जो है फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी। और वीकेस्ट फोर्स की बात की थी तो हमने वीकेस्ट फोर्स का कौन सा नाम लिया था फिर बच्चों, वो हमने नाम लिया था वीकेस्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब एक प्रॉपर्टी ये भी हम दे सकते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देते हैं कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बच्चों ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ध्यान रहिएगा, 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो ये याद रखना है आपके पास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्स। फिर बच्चों रिलेटिव स्ट्रेंथ, अब हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। लास्ट टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, या पूरा हम ऐसे लिख देते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसी सीरीज में लिख लीजिए आप। अब नेचर में इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है प्यारे बच्चों 1, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है प्यारे बच्चों 10 की पावर 25, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 25 टाइम्स ग्रेटर होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसके बाद यहाँ 10 की पावर 36 करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10 की पावर 30 टाइम्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पे पर जो 38 आएगा, इसका मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 टाइम्स ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी जो रेंज है, अगर हम रेंज करें, ऑपरेटिंग रेंज अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑपरेटिंग रेंज, या कहाँ तक काम करता है, तो ये मेरे बच्चों इन्फिनिटी तक काम करता है, ये जो है इन्फिनिटी तक काम करता है। यानी सन से अर्थ, अर्थ से सन, सन से गैलेक्सीज में बहुत सारे आपके पास स्टार्स होंगे, उनके बीच काम करता है। यानी यूनिवर्स के कहीं पे भी कोई बॉडी प्रेजेंट है उनके बीच काम करता है, तो ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी काम करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज कह सकते हो, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है इसकी, यानी वेरी शॉर्ट रेंज है। ये पार्टिकल के इनसाइड लगता है और पार्टिकल तो बहुत छोटा है, इसलिए वेरी शॉर्ट रेंज है इसकी, ऑपरेटिंग रेंज वेरी शॉर्ट है।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसका फाइनाइट साइज होता है, फाइनाइट साइज। फिर भी जो फाइनाइट साइज का मतलब है नॉट अ वेरी लॉन्ग रेंज, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं कह सकते और ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते, लेकिन फाइनाइट साइज है, फाइनाइट साइज पे काम करता है। जनरली देखो आप एक मैग्नेटियर ले ली, एक मैग्नेटियर ले ली, तो ये फाइनाइट साइज हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दो मैग्नेट के बीच में या चार्ज के बीच में ना ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए, इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, तो फाइनाइट साइज पर ही काम करता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है आपका, यानी शॉर्ट रेंज पे ये भी काम करता है, लेकिन ये वेरी शॉर्ट रेंज है तो ये शॉर्ट रेंज है। और एक्चुअल में अगर हम देखें ना तो 10 की पावर लेस देन 10 की पावर -15 मीटर रेंज में काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस 10 की पावर -15 से कम है तो ही आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये प्यारे बच्चों सारी की सारी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो अभी हमने डिस्कस किया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स की 1 होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की 10 की पावर 25, इलेक्ट्रोमैग्नेट की 36 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की 10 की पावर 38। ये ऑपरेटिंग रेंज में इन्फिनिटी तक काम करता है, ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, वेरी शॉर्ट रेंज पे काम करता है, फाइनाइट साइज पे काम करता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है, और इसकी डिस्टेंस शॉर्ट रेंज यानी ये भी शॉर्ट रेंज है, लेस देन 10 की पावर -15 पर काम करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने आज 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह से लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए।